हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नेम डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। ऑन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर आई टॉक्ड अबाउट मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन स्टेम। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो नाउ। आज मैं आपको ब्रेन स्टेम में रहने वाला एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो एमबीबीएस लेवल में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, मगर एग्जाम में मतलब एंट्रेंस एग्जाम में इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक का नाम है रेटिकुलर फॉर्मेशन। आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे ए वेरी स्पेशल टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम बट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एमबीबीएस लेवल एनाटॉमी। एंड द टॉपिक इज नोन एज रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक ऐसा जगह है जो हमारा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। बीच में रहते हैं आपका पॉन्स, लास्ट में रहते हैं आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के अंदर में तो बहुत कुछ रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका बहुत सारे तरह तरह के न्यूक्लियस रहते हैं, फिर आपका आने जाने का रास्ता होता है, मतलब कुछ मोटर फाइबर्स नीचे जा रहा है, कुछ सेंसरी फाइबर्स ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसी में आपका सेरिब्रम का जितने सारे फाइबर्स आ रहे हैं वो सब एक साथ जा रहा है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी बीच बीच में कुछ जगह खाली रह जाता है जहाँ पे आपका कोई इंपॉर्टेंट नर्व फाइबर्स कुछ होता नहीं, पूरी तरह से खाली रहते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये पूरा मेरा पाम है। अब पाम में से मान लो इस जगह में आपका मोटर एरिया है, मोटर नर्व फाइबर्स जा रहा है, इस जगह से आपका सेंसरी फाइबर आ रहा है, इस जगह में आपका कुछ न्यूक्लियस रहते हैं, इधर में कुछ है, इधर में कुछ है। पर इधर में ऐसा कुछ करते करते बीच में कुछ जगह खाली रह जाता है। ठीक है, तो इस खाली एरिया को फिलअप करता है कौन? रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फाइबर्स। अब ये रेटिकुलर फाइबर्स क्या होता है? एक्सेसिव नर्व फाइबर्स। अब अगर आपको याद है मैंने मिड ब्रेन में बोला था टेक्टम टेगमेंटम पार्ट्स के बारे में, तो भूल गए हो तो आप पुराने वाले वीडियो देख सकते हो। तो ये जो टेगमेंटम वाला पार्ट है, इस टेगमेंटम वाला पार्ट में थोड़ा खाली जगह रह जाता है मिड ब्रेन में। तो इस एरिया में वो खाली जगह को फिलअप करता है आपका रेटिकुलर फाइबर्स। ओके, पॉन्स के ठीक पीछे में रहते हैं, मतलब डोर्सल साइड में रहते हैं। वेंट्रल तो सामने हो गया ना, डोर्सल पीछे, तो पॉन्स के पीछे में रहते हैं। और नीचे लास्ट में आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला के जो पॉन्स के पीछे से शुरू हुआ था खाली एरिया, वो पॉन्स के एरिया से शुरू होते होते मेडुला तक आता है। मेडुला के भी पीछे में खाली एरिया होते होते जो एकदम नीचे में आपका ओलिवरी न्यूक्लियस रहते हैं, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, उस एरिया तक ये जगह फिलअप करता है रेटिकुलर फाइबर्स। नाउ इन मिड ब्रेन आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट टेक्टम टेगमेंटम पार्ट्स। इफ यू ऑलरेडी फॉरगॉट देन प्लीज वॉच माय अर्लियर वीडियोस अबाउट मिड ब्रेन। सो इन द मिड ब्रेन there are few blank area present in tegmentum part. This part is occupied by reticular fibers. Finish. Now I am coming to the pons and medulla oblongata. In the pons, at the dorsal part of the pons, there are some blank area. This blank area is filled up by reticular fibers. There are some blank parts also present in the medulla oblongata in the dorsal part. Now, inferior olivary nucleus of the medulla oblongata in behind, the dorsal part. Up to that part, this blank area is filled up by reticular fibers. Okay. मान लो ये मेरा पॉन्स है। ठीक है, मान लो ये मेरा गर्दन है आपका पॉन्स, और ये मेरा पीठ जो है ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब पॉन्स का तो ये वाला सामने पर हो गया वेंट्रल। मैं वेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डोर्सल की। ठीक है, तो ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका भी सामने वाला पार्ट है वेंट्रल और ये वाला पार्ट डोर्सल। तो पॉन्स का जो डोर्सल साइड है, ये पॉन्स का डोर्सल होते मेडुला तक आता है। मेडुला का डोर्सल होते जो कमर तक आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस आता है। इधर से मतलब पॉन्स से लेके आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस तक जो पूरा ब्लैंक एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया को कवर करता है आपका रेटिकुलर फाइबर्स। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन मेनली ब्रेन स्टेम के ये 3 जगह में होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ये रेटिकुलर फाइबर्स होता है, रेटिकुलर फाइबर्स लंबी होता है। ठीक है, मतलब एक खंबा जैसा कॉलम फॉर्मेशन करते हैं। दिस रेटिकुलर फाइबर्स फॉर्म्स कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दिस कॉलम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इस खंबे को हम 3 तरीके से अलग अलग करते हैं। जैसे एक खंबा रहता है एकदम मीडियली सेंट्रल एक्सिस की तरफ, जिसका हम कहते हैं मीडियल कॉलम, और फिर दूसरी तरह का कॉलम रहते हैं या खंबा रहते हैं आपका ये सेंट्रल एक्सिस से थोड़ा सा दूर मीडियली। ठीक है,
ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर, मीडियली, तो इसको हम कहते हैं मीडियल कॉलम। एक होता है आपका मीडियान, लास्ट में एन आता है, एम एन, और ये जो सेंट्रल एक्सिस से थोड़ा दूर रहते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियाल, आई जे के एल, एल आता है लास्ट में, मीडियाल, ठीक है। तो मीडियान, मीडियल, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो एकदम बहुत ही दूर रहते हैं इसको हम कहते हैं लैटरल। तो मीडियन कॉलम, मीडियल कॉलम, लैटरल कॉलम, ठीक है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो 3 कॉलम है, इस 3 कॉलम को हम अलग अलग नाम से भी कह सकते हैं। जो पहला वाला मीडियन कॉलम है, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ द रेफी और रेफी न्यूक्लियर कॉलम, ओके। और ये जो मीडियल कॉलम है इसको हम कहते हैं मैग्नोसेलुलर कॉलम। अब मैग्नोसेलुलर खंबा या मैग्नोसेलुलर कॉलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अंदर में जो न्यूक्लियस होते हैं या सेल होते हैं, दोनों ही बाकी जितने सारे सेल होते हैं और सेल के अंदर में न्यूक्लियस होते हैं उन सारे न्यूक्लियस से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। लेटरल वाले को हम कहते हैं पार्वोसेलुलर कॉलम, ठीक है। नाउ व्हाट आई मीन इज द मीडियन कॉलम इज नोन एज column of the nuclei of Rephi or Rephi nuclear column, okay. The medial column is known as magnocellular column. Magnocellular means cells are bigger and inside the cell there is nucleus. Nucleus size is also bigger. Now this cell and nucleus are bigger than other rest of the cells of this adjacent area, okay, inside of brainstem, okay. So that's why this medial column is known as magnocellular column. Now the lateral column is known as parvocellular column, okay. I hope you understood. Now what is the meaning of parvocellular column? I also don't know, okay. Now as you can see in this photo, there is cerebral cortex is connecting with reticular formation, thalamus, hypothalamus, subthalamus, corpus stratum of basal ganglia, then limbic system, septal area, amygdaloid part, hippocampus, cerebellum, then collateral fibers, cranial nerves, okay, and then spinal reticular pathway, collateral pathway, spinal cord. All fibers are sending their signals towards reticular formation, okay. From reticular formation, signals are going to olivary nucleus, autonomic centers, and interneuron spinal cord, then in brainstem, then cerebellum, then red nucleus, substantia nigra, tectum, thalamus, hypothalamus, subthalamus. तो जैसे आप ये पूरे पहले दोनों फोटो में देख चुके हो कि पहले इतने सारे जगह से सिग्नल्स रेटिकुलर फॉर्मेशन में जा रहा है, और जब जाने के बाद काम खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद अब रेटिकुलर फॉर्मेशन बाकी जगहों में सिग्नल्स भेज रहा है, ठीक है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये इतना सब कुछ होने के बाद एक्चुअली ये रेटिकुलर फॉर्मेशन काम क्या करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग्स? सोमाटो मोटर कंट्रोल करता है। सोमाटो मतलब, सोमा मतलब हमारे बॉडी, और मोटर मतलब हम जो काम कर रहे हैं, जो सिग्नल्स ब्रेन से पूरे बॉडी में जा रहा है, मोटर सिग्नल्स, ठीक है। तो ये मोटर सिग्नल्स में सबसे पहले आते हैं आपका हमारा बॉडी का मूवमेंट। वैसे तो आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम दोनों आपका इन सब काम को कंट्रोल करता है, पर फिर भी रेटिकुलर फॉर्मेशन इन सब पर नजर रखते हैं, ठीक है। और क्या करता है? हमारे लोकोमोशंस, मतलब मैं देख रहा हूँ, देख देख के इस बोतल को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, या बाहर में कुछ गाना बज रहा है या कुछ आवाज़ आ रहा है, मैं कान को ऐसे इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, दूर में ऐसे कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ करने के लिए जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है, लोकोमोशन, ये भी कंट्रोल करता है। और क्या करता है? और करता है आपका जो हमारे हाथों का स्किल्ड मूवमेंट होता है, जैसे हम पियानो बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं, तो स्किल मूवमेंट, ये सब करने के लिए स्किल जरूरत पड़ता है। तो इन सब कुछ भी कंट्रोल करता है। और हमारे पोस्चर्स को, जब हम जैसे खड़े हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। अगर मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ता है तो मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, अगर मेरे को ऐसे खड़ा होना है तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, अगर मेरे को ऐसे खड़ा होना है तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो अलग अलग पोस्चर्स को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी को एक जगह में स्टेबल रखने का जो अलग अलग तरीका होता है, इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। आई मीन इट कंट्रोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सोमाटोमोटर फंक्शन। Soma means our body, motor means from brain, signals are going towards the body, entire body, okay. Now these are like, it controls our skilled movements of hands, I mean
playing playing tabla, playing flute, playing harmonium, piano, then writing. These are skill movements of our hands. Now it helps to adjust our positions, posture in different position, like this, like that, like this, like this. Whatever the position of the body is, it controls our body posture, and it controls our movements of our entire body. Mainly the movements of entire body is controlled by our cerebellum and cerebrum, but also it supervises our body movements. Also it controls our somatosensory pathways. ये जो somatosensory function है, ये somatosensory function इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे कंट्रोल करता है? जैसे अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, अगर कुछ मीठा होता है तो मैं ऐसा करूँगा, या अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही नमकीन होता है तो ऐसा करूँगा, और खाने में बहुत कुछ तीखा खा लेता हूँ, तीखा हो गया तो ऐसा करूँगा, या फिर खाने में बहुत कुछ कड़वा हो जाता है तो नीम का पत्ता ऐसा करूँगा। ठीक है, मेरे बॉडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरा बॉडी रेस्पॉन्स कर रहा है जो मैं खा रहा हूँ उसके टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, उसका स्वाद के मुताबिक, स्वाद कैसा है। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही ज़ोर और भयानक आवाज़ से कुछ सुन रहा हूँ, बहुत ही ऊंची आवाज़ से, तो मैं कोशिश करूँगा मेरे कान को ऐसे बंद करने के लिए, या फिर मैं उस जगह से या सोर्स से दूर जाऊँगा। अगर मुझे बहुत ही धीमी आवाज़ से कुछ सुनाई दे रहे हैं और मुझे पता करना है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे आ जाऊँगा सुनने के लिए। अच्छा, तो आवाज़ इधर से आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, या फिर अगर मैं कुछ देख रहा हूँ और बहुत ही डरावना चीज़ हो या भयानक चीज़ हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो जगह से भागने के लिए या बहुत दूर जाने के लिए। ठीक है, ठीक है। और फिर आता है आपका विसरल कंट्रोल। विसरल कंट्रोल क्या है? जो मैंने बहुत ही पुराने वीडियो में, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन वाले इंट्रोडक्शन चैप्टर में, बहुत ही पुराना वीडियो है, मैंने बता दिया था आपको। विसेरा हम उस चीज़ को, या अंदर के रहने वाले उस ऑर्गन्स को हम कहते हैं विसेरा, जिसके ऊपर 2 लेयर का पर्दा होता है। ठीक है, पर्दे का 2 परत होता है। in my very earlier videos I talked about internal organs, introduction video of internal organs. Among them I talked about visceras. The definition of the shortcut definition of viscera is one organ which is covered by 2 layers of membrane. Okay, one is visceral, one is parietal. Okay, anyway I will talk about that. तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये सब viscera का मूवमेंट्स जो होता है वो कंट्रोल करता है। क्या क्या है? हमारे खाने का नाली है ईसोफेगस, फिर आपका अंदर में पाकस्थली मतलब स्टोमक, फिर हमारे फेफड़े, दिल, हमारे खाने का जो नाली होता है इंटेस्टाइन, फिर पेंक्रियास, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर। ठीक है, तो इन सब जो तरह तरह के विसेरा होते हैं, इस सब को कंट्रोल करता है। व्हाट आई मीन इज देयर आर लॉट्स ऑफ विसेरा इनसाइड ऑफ आवर ट्रंक। ट्रंक मीन्स आवर torso, body. These are like our lungs, heart, esophagus, stomach, intestines, spleen, liver, pancreas, urinary bladder, gallbladder, etc. Lots of things, lots of viscera. So these viscera's movements are also controlled by this reticular formation. Okay, it also controls our circadian rhythm. Circadian rhythm means it controls our sleep cycle. Whenever we fall in sleep, it has few steps, like step 1, step 2, step 3. Step 1 means pre-REM sleep, step 2 REM sleep, step 3 non-REM sleep. These steps are controlled by this reticular formation. Okay, और फिर कंट्रोल करता है हमारे arousal को। arousal system या arousal function क्या होता है? जब हम सो जाते हैं, सो जाने के बाद हम फिर से जाग जाते हैं, किसी भी कारण से अगर हम बेहोश हो जाते हैं, मतलब हम अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, तो उसके बाद फिर से होश आता है। ठीक है, तो अगर हम सो जाते हैं तो जाग जाते हैं, तो ये जो जाग जाना या होश में लौट के आना, तो इसको कंट्रोल करते हैं हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशंस। ठीक है, तो व्हाट आई मीन इज व्हेनेवर वी फॉल इन स्लीप, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्लीप वी अगेन वेक अप, और इफ ड्यू टू एनी रीजन इफ वी गेट अनकॉन्शियस, then again we came back to our consciousness or conscious state of mind. Now this process of become consciousness or waking up from our sleep, these functions are mainly controlled by our reticular systems. Okay, और reticular formation और कंट्रोल करता है हमारे दर्द को।
ब्रेकअप हो गया है, कितना दर्द, दर्द दिलों के कम हो जाते तो हम और तुम एक हो जाते। हट, ये सब चूतिया वाला दर्द नहीं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे हार्ट अटैक या हार्ट में कुछ अगर दर्द होता है तो, फेफड़ों में कुछ दर्द होता है तो, पेट में दर्द होता है तो, पेशाब की थैली में मतलब ब्लैडर में जब दर्द होता है पेशाब जम जाने के बाद, ठीक है, टट्टी ना होने पर जो रेक्टम में दर्द होता है तो, और हमारे इंटरनल विसरा में या इंटरनल ऑर्गन्स में जब दर्द होता है तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशंस। आई मीन द रेटिकुलर फॉर्मेशन कंट्रोल्स आवर visceral pain, maybe it in our heart during heart attack, or lungs, pains from lung, then our stomach pain, then intestinal pain, then bladder pain, then rectum pain, several kind of appendix pain. Okay, this reticular formation controls our pain, मेनली विसरल पेन। ओके, तो यही है आपके रेटिकुलर फॉर्मेशंस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो आपको एमबीबीएस लेवल में नहीं ज़्यादा पढ़ाया जाता है, पर एग्जाम में बहुत आता है, आई मीन एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ अच्छा से समझे होंगे। अगर समझे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।